आप देख रहे हैं द क्विंट और हिंदी क्विंट पर एक बेहद खास बातचीत भारत के पूर्व रेल मंत्री और तृणमूल कांग्रेस के नेता दिनेश त्रिवेदी से। दिनेश भाई से बातचीत करने का हमने इसलिए विचार किया कि भारत में ऐसा पहली बार हमने सुना है कि ट्रेन कहीं एक जगह से चालू हुई, डेस्टिनेशन कहीं और है, पहुंच गई कहीं और आप सुनेंगे तो आपको आश्चर्य होगा, आपको विश्वास नहीं होगा कि गुजरात से चली ट्रेन जाना था बिहार, पहुंच गई कर्नाटक। इसी तरीके से ट्रेन को जाना था बिहार और वो या यूपी और वो पहुंच गई उड़ीसा या वेस्ट बंगाल। ये पहली बार हम ऐसा सुन रहे हैं। इस वक्त जब पूरा लॉकडाउन है, ट्रेनें चल नहीं रही हैं, तो ऐसे में ट्रेन रास्ता कैसे भटक सकती है? और माइग्रेंट्स को जाने में 2 महीना लेट से तो वो जा रहे हैं, और उसके बाद जो 24 घंटे का रास्ता है, 48 घंटे का रास्ता है, वो 80 घंटे 90 घंटे कैसे लग सकता है? सर, छोटा सा सवाल है आपसे, वक्त निकाला आपने, बहुत शुक्रिया। ट्रेनें रास्ता कैसे भटक सकती हैं इस देश में? देखिए, एक पुराना गाना याद आता है। वो कहते हैं कि जाना था जापान, पहुंच गए चीन। तो इसका जो आपका बुनियादी मुद्दा क्या है? ये रेल का 138वां जन्मदिन है। 17 अप्रैल को 168th ईयर ऑफ इंडियन रेलवे। ये अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है। और इंडियन रेलवेज जो रोजाना 20,000 ट्रेन जो सबअर्बन है और लॉन्ग डिस्टेंस और 23 मिलियन पैसेंजर को ले जाती है। इंडियन आर्मी के मतलब कंधे से कंधा मिलाकर रेलवे चलती है, और उसकी जो तुलना की जाती है ना, पूरी दुनिया से सर्वश्रेष्ठ जो ऑर्गेनाइजेशन है उससे इंडियन रेलवेज की तुलना की जाती है। हम ये बात क्यों बता रहे हैं आप? क्योंकि रेलवे अपने आप में बहुत सक्षम है। तो आपका सवाल लाजमी है कि भाई फिर ये क्यों हो रहा है? जाना था जापान, पहुंच के चीन क्यों हो रहा है? एक पैसेंजर जो भागलपुर से, मतलब उनको जाना था बेंगलोर से भागलपुर, वो चढ़ा 20 तारीख को दोपहर को और 24 तारीख को पहुंचा भागलपुर। रास्ता 2 दिन का है, 4 दिन कैसे लगे? खाना पीना कुछ नहीं। ये स्टेशन मुगलसराय जंक्शन जैसे स्टेशन में 12-12 घंटे ट्रेन क्यों रुकती है? तो संजय जी, इसकी तह तक पहुंचना जरूरी है कि अचानक क्या हो गया। क्या लोग बहुत समझते हैं कि भाई 2 महीना रेल बंद है। और ये दूसरी बात कि जब जंग के मौके में भी, वॉर के समय में भी रेलवे कभी बंद नहीं हुई थी। रेलवे को एक लाइफ लाइन कहा जाता है। उस लाइफ लाइन में आपने उसको बंद किया। अब उसकी कारण यही है कि आपने अभी फिलहाल जो रेलवे को समझता है, पढ़ता है, जानकारी रखता है, वो जानता है कि आपने रेलवे का पूरा ढांचा बदल दिया। कॉर्पोरेटाइजेशन के चक्कर में आपने जितने भी बोर्ड है उसको बदल दिया। कमांड, चेन ऑफ कमांड आपने तोड़ दी। तो सिर्फ एक ट्रेन अपना रास्ता नहीं भूल गई, मैं तो समझता हूं कि इंडियन रेलवेज खुद अपना रास्ता भूल गई है। और रेलवे देखिए मल्टी साइलोस है। उसका एक है आपका मल्टी डिसिप्लिनरी है, वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है, सब साथ मिलकर रेलवे चली है। और हम बताएं, रेलवे कार्डर सिस्टम है, आपने उसको चरमरा दिया। और उसका नतीजा अब 2 महीने जब ट्रेन बंद हुई, पहले तो अब मोमेंटम में आप पूछेंगे भाई पहले भी चल रही थी, सही बात है, मोमेंटम में चल रही थी, मगर अभी बोर्ड मेंबर से लेकर गैंगमैन तक सबके मोरल्स बहुत ही नीचे है। किसको पता नहीं कल उनकी नौकरी है नहीं है। सर एक सेकंड, इसका जो हम बस खत्म कर रहे हैं, इसका नतीजा ये है कि चेन ऑफ कमांड खत्म हो गया। वरना ये सोच नहीं सकते हैं कि रेलवे इतनी इनएफिशिएंट हो ही नहीं सकता। तो ये इनएफिशिएंसी ढांचा टूटने और चेन ऑफ कमांड के टूटने के कारण आई है। इसमें किसी की कोई खराब नीयत नहीं है या इसमें कोई पॉलिटिकल गेम नहीं है, फिर आप ये कह रहे हैं? पॉलिटिकल गेम जो सेंटर और स्टेट का क्या है कि सक्सेस हैज मेनी फादर्स, फेलियर्स हैज नन। तो जब आपको पता चला कि सिर्फ आपने 4 घंटे दिए और आपने सबसे पहले क्या कहा कि मेरे पास सब आंकड़े हैं
कि 20 तारीख को 24 तारीख को पूरा 4 घंटे में लॉकडाउन कर दिया आपने। फिर आपने 27 मार्च को कहा कि जो जहां है वहीं रहे, कोई को कहीं जाना नहीं है। फिर आपने कहा कि हाँ जाना है तो बस में जाना है, रेलवे में नहीं जाना है। सी, ऐसा नहीं कि आई एम वाइजर आफ्टर द इवेंट। मैंने मार्च के आखिर में, अप्रैल के पहले कहा था कि रेलवे को आप कतई बंद मत करो। सबसे बड़ा जहां मैं समझता हूं गलती हुई, उसके पीछे भी मैं नहीं कहता हूं कि कोई उनकी नीयत खराब, मगर हम सब गलती के पात्र हैं और मिस जजमेंट होती है। तो मिस जजमेंट हुई कि 4 घंटे में रेलवे बंद। हमने ये कहा था कि इसको मत बंद कीजिए। उसमें आपने सोचा नहीं कि यहाँ 40 मिलियन माइग्रेंट्स है, 100 मिलियन माइग्रेंट्स है, आपने आंकड़ा देखा ही नहीं। और इसको चलकर आपकी जो गलतियां हुई वो आप किसी और के सर पर ठोकना चाहते हैं, यानी कि आप कहना चाहते हैं तो स्टेट नहीं कर रही है। तो ये जो स्टेट और सेंटर की पॉलिटिक्स है ना, मैं समझता हूं कि ये इन दिनों आपको इलेक्शन के टाइम में जो करना है कर सकते हो, मगर इन दिनों भारतवर्ष सब स्टेट सेंटर सब एक साथ मिलकर, ये सब लोग कहते हैं दिनेश भाई, सब नेता ये बात बताते हैं कि राजनीति नहीं होनी चाहिए, युद्ध का समय है, लेकिन सारी पार्टियां, सारे नेता यही कर रहे हैं। और अगर मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूं कि इस वक्त जो पोजीशन है उसमें क्या केंद्र की रूलिंग पार्टी ने नॉन बीजेपी राज्यों को बैकफुट में डालने का काम किया है? सारी विपक्षी पार्टियां जो इनके साथ नहीं है उनकी गलती ज्यादा सामने आ रही है, या ये फैक्ट है कि राज्य सरकारें भी गलती कर रही हैं, इंक्लूडिंग वेस्ट बंगाल? देखिए, हम लोग में से कोई ईश्वर परमात्मा तो है नहीं, हम लोग सब इंसान हैं, हम लोग सब गलती के पात्र हैं, मगर इस गलती के पीछे आपकी नीयत पॉलिटिकल नहीं होनी चाहिए। उसी दिशा में हम बात करते हैं कि देखिए आज सेंटर का क्या रोल है। सेंटर का रोल आज है एनडीएमए की पॉलिसी से सरकार चल रही है, ये बात तो आप मानेंगे कि आज सेंटर रूल है, आज स्टेट का कोई रोल, आज सेंटर माई बाप है, वो कहे कि आप ये करो तो सबको वो करना ही पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, ये हम नहीं कहते हैं कि इमरजेंसी है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, उसके तहत ही एनडीएमए का आज पॉलिसी है। उसमें क्या होता है, सेंटर को क्या करना है ये बताइए। सेंटर को तो आदेश देना है ना, सेंटर का तो कोई कुछ है नहीं, इंप्लीमेंट करना है इस आदेश को स्टेट में। तो यदि आपको हम कहें कि आप जाइए 11 से फ्लोर में जाकर आप 2 मिनट में दौड़कर नीचे आ जाइए, आपने तो कह दिया, मगर आपको ये भी सोचना है कि यह संभव है कि नहीं है। तो एक तरफ से आप कहते हैं क्वारंटाइन करना है, दूसरी तरफ से कहते हैं टेस्टिंग करना है, तीसरी तरफ से आप कहते हैं कि आपको कर्फ्यू करना है, चौथी तरफ से कहते हैं कि आपको सब जो जितने भी आ रहे हैं माइग्रेंट सबको ले। ये नहीं चलता, इसमें आपको बैठकर बातचीत करनी पड़ती है और सेंटर सर्वोपरि है। आज प्रधानमंत्री हमारे भी है, आपके भी है, बीजेपी के है, सभी देश के प्रधानमंत्री सबसे ऊंचा होता है और उनको मैं उनको सलाह नहीं दे सकता, वो अपने आप में सक्षम है, उनकी ही इज लार्जर देन लाइफ। वो स्टेट की लीडरशिप को एक फोन करके कहते हैं अच्छा ममता जी बताइए ये कैसे करे, क्या होगा, किस प्रकार से होगा। इसमें आपको कॉन्फ्रेंस की भी आवश्यकता नहीं है। यदि आपकी मंशा, और मुझे कोई इसमें डाउट नहीं कि मंशा गलत है, मगर आपको जो ब्लेम गेम हो रहा है कि भाई अगला चुनाव कैसे होगा, आप अभी देखे महाराष्ट्र में, ये कोई समय नहीं है कि भाई। तो मैं यही आपसे समझना चाह रहा हूं दिनेश भाई कि जो महाराष्ट्र में हो रहा है, यहाँ की स्थिति बहुत गंभीर है। बंगाल की स्थिति इससे अपेक्षाकृत कम गंभीर है, लेकिन वहाँ की भी स्थिति गंभीर है। ऐसे में जो केंद्र सरकार के नेता और अधिकारी हैं, उनसे जो हम सुनते हैं कि कोरोना के केसेस, उनकी रिपोर्टिंग, पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और उसके बाद फेटेलिटी, इन चारों फ्रंट पर पश्चिम बंगाल सरकार लगातार या तो गलती कर रही है या फैक्ट्स को छुपा रही है। ये इल्जाम बड़ी गंभीरता से लगा रहे हैं, वो रोज लगा रहे हैं। इस पर आपको क्या कहना है? तो यही तो मैं समझता हूं कि अनफॉर्चुनेटली हम ट्वीट्स भी देखते हैं कि ये बहुत ही मतलब दुखद स्थिति है। हम दुखद स्थिति क्यों बोलते हैं?
आज कोरोना इतना बड़ा हवा हो गया है संजय जी कि आप जहां रहते हैं, चाहे वो झुग्गी झोपड़ी हो या मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग हो, कहीं आसपास का सज्जन कोई छींक भी खाता है ना, तो तुरंत बोलते हैं कि भैया वहां इससे दूर रहो। और यदि अनफॉर्चुनेटली किसी की दुखद मौत होती है, तो आप समझते हैं कि इस भारतवर्ष में जहां सब जगह इंफॉर्मेशन है, आपका मोबाइल फोन जो है वो एक पत्रकार है, सब जगह तस्वीरें खींची जाती है, इसमें फेक न्यूज भी काफी है, तो आप इसको छुपा नहीं सकते। चलिए आपने जितने जिसको कोविड हुआ उसके आंकड़े को छुपाया, मौत को आप नहीं छुपा सकते। आपके स्मशान घाट में, बरियल घाट में उसका बाकायदा दर्ज होता है और उस आंकड़े को आप नहीं छुपा सकते। तो पूरा देश यदि कहता है कि 4000 के करीब करीब लोग मारे गए पूरे देश में, तो इसका मतलब यह है कि पूरा हिंदुस्तान आंकड़े छुपा रहा है। ये नहीं हो सकता। तो ये बताएं आप कि क्या चूंकि चुनाव नजदीक हैं, इसलिए आप जो जिस तरह की बातें बता रहे हैं उसके बरक्स में ये सवाल पूछ रहा हूं कि अभी बीजेपी ने तय कर लिया है कि पश्चिम बंगाल को अपने नैरेटिव में एक बैडली मैनेज्ड स्टेट के रूप में खड़ा करना है, क्योंकि चुनाव में जाना है, तो चुनाव पर उनका फोकस ज्यादा है। नहीं, आपका सवाल ही अपने आप में जवाब है। और उनके जहां से ट्वीट्स देख रहे हैं, वो अपने सब ट्वीट्स में भी ये कह रहे हैं 2021 में सरकार बदलनी है। वो इस बात को अब छुपा भी नहीं रहे। हाउ इज ममता बनर्जी काउंटरिंग इट? नहीं, काउंटरिंग करने की यहाँ कोई जरूरत नहीं है। आप कहेंगे सूरज चमकता नहीं है, सूरज ताप नहीं देता है, अब उसको आप काउंटर करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि भाई दो यदि व्यक्ति झूठ बोल रहे हैं, उसमें आप काउंटर करेंगे तो सुनने वाले को पता नहीं चलेगा कि झूठ कौन बोल रहा है। तो ऐसी चीजें जो मतलब सूरज की रोशनी की तरह सामने है, उसको आप छिपा नहीं सकते हो। तो ममता बनर्जी को या तृणमूल कांग्रेस को मुझे नहीं लगता है कि इसको काउंटर करने की आवश्यकता है, बल्कि पूरा जोर लगाना है कि किस प्रकार कम से कम तकलीफ हो। मैं ये नहीं कहता हूं कि लोगों को तकलीफ नहीं है, बहुत तकलीफ है, सबको है। आज हमको भी बाहर जाना है तो नहीं जा सकते। वो कहते हैं कि नहीं आप 60 के ऊपर आप जाओगे नहीं, 65 के ऊपर आप जाओगे नहीं। तो तकलीफ सबको है, क्योंकि ये असाधारण एक समय से हम लोग गुजर रहे हैं। मगर ये समय कट जाएगा यदि पॉलिटिक्स को हम लोग परे रखें। आप कहेंगे कि सभी वही कहते हैं, बात तो सही है, मगर जनता इतनी बेवकूफ तो है नहीं। जनता खुद समझती है कि यहाँ इतना बड़ा एक साइक्लोन आया जो मेरी जिंदगी में तो हमने नहीं देखा। इतना बड़ा साइक्लोन, ऊपर से कोविड, ऊपर से त्योहार, सब इसको सबको मैनेज करना। और नौकरी, जैसे डिमोनेटाइजेशन हुआ था उसी प्रकार लॉकडाउन हो गया। ना किसी से सलाह, ना किसी से मशवरा, ना किसी से बातचीत। तो ये मैं नहीं समझता हूं कि डेमोक्रेटिक ढांचे में अलग से आप कुछ करो। ये एक फेडरल सिस्टम है, इसमें कोई नीचा ऊंचा नहीं है, सब एक साथ है हम लोग। और यहां तो ये हो गया कि भाई हमने ये कहा, आपने ये क्यों। अब भाई आप तो आदेश दे सकते हो, फरमान दे सकते हो, मगर ये भी सोचो कि हर फरमान को लागू करना, कहना आसान होता है, लागू करना उतना आसान नहीं होता है। और सेंटर को कहाँ लागू करना है? लागू तो करना है स्टेट को, राज्यों को करना है। तो ये बताएं, अभी जो बिल्कुल ताज़ा स्थिति जिस वजह से हम लोगों ने बात शुरू की थी कि रेलवे की ऐसी दशा कि भारत के लोग एक जगह से दूसरी जगह पहुंच नहीं पा रहे हैं। एक दिन में 2.25 करोड़ का आपने आंकड़ा बताया, तो 23 मिलियन लोगों को ये लोग ढोते हैं रेलवे वाले, और उसके बावजूद हम लोग कुछ लाख लोगों को डेली बेसिस पे ढो नहीं पा रहे हैं। तो अगर आपको पीयूष गोयल रेल मंत्री मिल जाए इस वक्त कहीं पे, आपकी उनसे गुफ्तगू हो, तो आप उनको क्या कहेंगे? पीयूष गोयल बहुत सक्षम है, हमारे दोस्त हैं, एंड मैं समझता हूं कि वन ऑफ द मोस्ट केपेबल इंडिविजुअल एंड मिनिस्टर। मगर इस ढांचे में किसकी कितनी चलती है वो मुझे नहीं पता। आप तो ढांचे को इस्तीफा देना चाहिए, रेल मंत्री को नहीं। नहीं, इस्तीफा तो किसी को नहीं देना चाहिए। मैं तो समझता हूं फेडरल स्ट्रक्चर में कोई किसी का इस्तीफा डिमांड नहीं करता है।
यदि आप लाल बहादुर शास्त्री को किसी ने नहीं कहा था कि आप वो ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया आप इस्तीफा दीजिए, इस्तीफा मांगना गलत है। और मैं अपने निजी तौर पे कहता हूं कि यदि इस्तीफा किसी को देना है तो अपने आप में, और इस्तीफा कोई सोल्यूशन नहीं होता। नहीं, वो मैंने यहाँ पर मैं पीयूष को ये कहूंगा कि भैया पीयूष आइए बैठिए, हम लोग वर्चुअल लाइन में चाय पीते हैं, आप अपनी उस तरफ कीजिएगा, हम इस तरफ अपनी सोशल डिस्टेंस बना के कहेंगे और एक वार्तालाप करते हैं। पहले तो आपने जो ये पूरा रेलवे का ढांचा बदल दिया उसको अभी होल्ड पे रखिए। अभी आप रेलवे बोर्ड को कहिए कि भैया आप जैसे काम करते हैं वैसे ही करिए। आज हमारी बातचीत रेलवे एम्प्लॉय से होती है, यूनियन से होती है, फॉर्मर बोर्ड मेंबर से होती है, सबसे मेरी वार्तालाप होती है। किसी की हिम्मत नहीं है कुछ बात करें, और वो सब जानते हैं। हम आज भी कहते हैं कि इंडियन रेलवे इज एज गुड एज इंडियन आर्मी, यू कैनॉट हैव अ बेटर स्ट्रक्चर। मगर आप उसको खुल्लम खुल्ला उनकी बात मानिए, बैठिए, बातचीत करिए। जैसे डिमोनेटाइजेशन आप बातचीत यदि करते तो शायद ये स्थिति नहीं होती। आज इकोनॉमिक पूरी चरमरा गई है, तो आपको अभी चाहिए कि पहले तो पैनिक मत करो। देखिए 2009 में हम जूनियर मंत्री थे स्वास्थ्य, गुलाम नबी जी हमारे सीनियर मंत्री थे, तो वहां भी हमको H1N1 का सामना करना पड़ा। हम लोग बखूबी से हमने सामना किया, नो पहने, कोई बंद नहीं किया। वहां भी यदि आंकड़े देखे, अमेरिकन आंकड़े, एक साल में 7 लाख लोग मरे, करीब करीब 2.5 से 7 लाख का आंकड़ा आ रहा है। तो पैनिक नहीं हुआ था। आज ये भी ऐसा है, 2 महीना आपने बंद रखा, अब आपको पता चल गया कि भाई ये जो है इसकी दवाई नहीं है, कुछ नहीं है, मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, सैनिटाइजर करना है, हाथ धोने हैं, ओपन कर दो, सब बाहर निकलो और काम पे लग जाओ। अपना कोविड के साथ रहना है। मगर आप बेसिक आप अपना सुरक्षा कीजिए और बाहर निकलिए, किसी चीज की बंद करने की जरूरत नहीं। बिल्कुल दिनेश भाई, आपसे बातचीत करके हमेशा की तरह से बहुत ही उपयोगी जानकारी मिली। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे लिए समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद संजय। थैंक यू।